नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। देखिए, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता क्या है, तो इसके लिए देखने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो देखिए परिभाषा पढ़ते हैं। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है? किसी आयतन अल्पांश के लिए एकांक आयतन में निकाला गया किसी सदिश का फ्लक्स उस सदिश राशि का डाइवर्जेंस कहलाता है। जैसे मान लो कोई 3 डायमेंशनल बॉक्स है, उसके अंदर से मुझे कोई आयतन अल्पांश लेना है और उसके एकांक आयतन से सदिश का फ्लक्स निकालना है। तो जो निकाला गया सदिश का फ्लक्स है वही डाइवर्जेंस कहलाता है। अर्थात जो डाइवर्जेंस है उसको इस फॉर्मूले से समीकरण 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी वी। ये हो गया अपना समीकरण 1। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है वक्र रेखीय निर्देशांकों में, कि वक्र रेखीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस का मान क्या होता है। तो इसके लिए मैंने ये एक बॉक्स यहाँ पर कंसिडर कर लिया है जिसके निर्देशांक है u1, u2 और u3। एक 3 डायमेंशन बॉक्स है। यहाँ पर एक मैंने अलग डायग्राम ले लिया है a1, a2 और a3। जो a1, a2 और a3 है वो इसके घटक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मुझे एक काम करना है कि यहाँ से कोई फ्लक्स अगर इस पृष्ठ से इधर से गुजरता है और इधर की ओर निकलता है, पहला काम ये करना है। दूसरा काम करना है कोई फ्लक्स ऊपर से आता है और नीचे की ओर निकलता है। तीसरा काम क्या करना है, एक इस सामने वाले पृष्ठ से कोई फ्लक्स आता है और पीछे वाले पृष्ठ फ्लक्स की ओर निकल जाता है। तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स होगा वो मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के बाद मुझे लास्ट में जाकर के जो भी मान आए उसको इस समीकरण 1 में पुट कर देना है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक पहले कर्व कंसिडर कर रहा हूँ PQRS। PQRS मतलब ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। तो PQRS से आगत फ्लक्स मतलब इधर से कोई फ्लक्स एंटर हो रहा है, तो इस PQRS में जो आगत फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी φ1 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो अपना सदिश का घटक है वो यहाँ से अपने पास है A2 घटक है। तो यहाँ से जो सदिश का घटक होगा वो A2 घटक होगा। देन मैंने यहाँ पर जो सदिश का घटक लिया है वो ले लिया है A2। देन φ1 इज इक्वल टू A2 डॉट डी ए वेक्टर, A डॉट डी ए। देखिए यहाँ से डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक टर्म आएगी cos थीटा। देन यहाँ से देखो इस ये सदिश का घटक है वो भी इसी डायरेक्शन में है, जो फ्लक्स आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने के कारण से कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो नहीं आ जाएगा φ1 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए यहाँ पर ये तो A2 तो घटक है, तो A2 को तो निकाल लिया मैंने बाहर। ये लो जी, यहाँ पर A2 आ गया मेरे पास बाहर, A2 को बाहर निकाल लिया। देन यहाँ से φ1 आ गया A2 डॉट इंटीग्रेशन ऑफ PQRS इंटू डी ए वेक्टर, मतलब जो डी ए वेक्टर है उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ओके, अगर यहाँ से मैं डी ए वेक्टर की बात करूँ तो एक तरह से जो डी ए वेक्टर है वो मेरे पास इस वाले पृष्ठ के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। देन अगर यहाँ से लंबाई इंटू ऊंचाई या चौड़ाई की बात करूँ मैं तो वो हो जाएगी मेरे पास H1 DU1 देन H3 DU3 हो जाएगी इसकी ये वाले डिस्टेंस। मतलब जो ऊपर वाले डिस्टेंस है वो तो मेरे पास आ जाएगी यहाँ से H1 H3 DU3, और जो इधर वाली डिस्टेंस है वो मेरे पास कवर हो जाएगी H1 DU1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास समीकरण 2। ये लीजिए अपना काम यहाँ तक हो गया है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस पृष्ठ से, तो देखिए यहाँ से फ्लक्स एंटर हुआ है तो इसके अंदर से वो फ्लक्स है वो बाहर भी निकलेगा। तो इसके अंदर से फ्लक्स बाहर निकलेगा तो ABCD मतलब ये वाला पृष्ठ आ गया। ये इस ABCD पृष्ठ से निर्गत होने वाला जो फ्लक्स है वो मेरे पास कुछ इस प्रकार से आएगा φ2 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए अगर फ्लक्स कहीं से एंटर हो रहा है और बाहर निकल रहा है तो एंटर होते टाइम तो उतना ही रहता है, लेकिन अगर वो बाहर की ओर जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वाले डायग्राम से फ्लक्स इस ओर एंटर हुआ और इस ओर बाहर की ओर निकल गया, तो इसमें बाहर की ओर निकलने पर कुछ ना कुछ चेंजेज हो जाएगा। तो वो मैं चेंजेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए
वो चेंजेज है सदिश प्लस सदिश में परिवर्तन इनटू डी ए वेक्टर। इस वाले फॉर्मूले से ये तो अपन लिख देंगे। देन यहाँ से आगे जो अपना फाई टू है, यहाँ पर इससे निर्गत होने वाला फ्लक्स है वो फाई टू है। इस फाई टू को मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखिए सदिश 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 की वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास ए टू। सदिश की वैल्यू ए टू आई है मेरे पास यहाँ से, ये वाली ए टू वैल्यू आ गई है मेरे पास। देन यहाँ से इस सदिश में परिवर्तन होगा वो होगा ये वाला। सदिश में परिवर्तन होगा वो होगा मेरे पास ये वाला 1/S2 डेल A2 अपॉन डेल U2 S2 DU2 इंटू बाहर बड़े ब्रैकेट लगने के बाद डी ए वेक्टर अपना चल ही रहा है। तो देखिए इतना अपना फ्लक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर H2 से तो H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर फाई टू इज इक्वल टू A2 प्लस डेल A2 अपॉन डेल U2 इंटू DU2 इंटू डी ए वैक्टर। देन यहाँ से आगे बात करूँ मैं तो जो डी ए वैक्टर है उसकी वैल्यू मैं पीछे फाइंड आउट कर चुका हूँ इस एक डायरेक्शन में, मतलब जिस तरह मैंने A2 सदिश ले रखा है उस डायरेक्शन में। तो इस डी ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू आ गई ये। देन ये वाली टर्म है अपनी पास, ये वाली टर्म वो ऐसे की ऐसे ही है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए अगर मैं बात करूं कुल निर्गत फ्लक्स की, कुल फ्लक्स की बात करूं मैं तो कुल फ्लक्स क्या होगा, जो फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, यहाँ से फ्लक्स बाहर की ओर, जो फ्लक्स इधर की ओर निकल रहा है उसमें से जो एंटर होने वाला इस वाले प्रश्न में जो फ्लक्स है अगर उसको घटा दूं मैं तो मेरे पास कुल निर्गत फ्लक्स आ जाएगा। अर्थात फाई बराबर मेरे पास आ जाएगा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन, फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन। तो पीछे समीकरण 2 और 3 से फाई टू और फाई वन की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दूं मैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दी है फाई टू की वैल्यू। फाई टू की वैल्यू देखिए मेरे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू है फाई टू की, फाई टू की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है। देन इस वाली वैल्यू को यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो मैंने इस ब्रैकेट को खोल करके लिखा है आगे। यहाँ पर मैं बात करूँ इस वाले समीकरण की, यहाँ तक मैंने ब्रैकेट को खोल के लिख दिया है। देन फाई वन की वैल्यू मैंने ये वाली पुट आउट यहाँ पर कर दी है। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ जाता है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के बाद समीकरण 4 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं केवल एक्स डायरेक्शन की या U1 डायरेक्शन की या U2 डायरेक्शन की, देखिए अपने डायग्राम में क्या है वो देखते हैं अपन पहले। यहाँ पर देखिए अपने डायग्राम में इस वाली डायरेक्शन की बात करूं मैं, मतलब इस वाली डायरेक्शन की, या फिर बात करूं A2 घटक वाली डायरेक्शन की, तो इसके लिए कुल मेरे पास फ्लक्स आ गया है। वो फ्लक्स है मेरा ये वाला समीकरण 4, ये समीकरण 4 आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो इसी प्रकार से केवल बात करूं मैं इस U1 डायरेक्शन की ओर या इवन कैप की ओर बात करूं, मतलब इस डायरेक्शन की ओर बात करूं, तो ऐसे ही कोई ना कोई फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर निकल के आनी चाहिए। ऐसे ही मेरे पास ऊपर वाली डायरेक्शन के लिए भी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर मेरे पास निकल करके आनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने समीकरण 4 निकाला है वैसे ही वही फॉर्मूला यूज करके, वही तरीका यूज करके मैं सदिश A1 का घटक, A1 के घटक का जो फ्लक्स है वो निकालूंगा, और वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं फाई डैश से। वो हो जाएगा डेल A1 अपॉन डेल U1 इंटू DU1 S2 S3 DU2 DU3। इसी प्रकार से जो A3 घटक है उसका भी मेरे पास फ्लक्स निकल के आ जाएगा समीकरण 7। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कुल डाइवर्जेंस मुझे निकालना है, तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर होता है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी वी, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी वी। देन यहाँ से अगर मैं कुल डाइवर्जेंस की बात करूं तो इन तीनों समीकरणों को, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6, इन तीनों को ऐड करके अगर इस वाले समीकरण में मैं रख दूं, तीनों को ऐड करके इस वाले समीकरण में रख दूं, और जो अपनी डीवी की वैल्यू है, डीवी की वैल्यू हाई है, वो अपने पास ये हो जाएगी। डीवी क्या है, एक आयतन अल्पांश है, और अगर मैं आयतन अल्पांश की बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा H1 S2 S3 DU1 DU2 और DU3। देन जो डाइवर्जेंस ए है वो मेरे पास यहाँ से पिछले समीकरण 4, 5 और 6 से फाई प्लस फाई डैश प्लस फाई डबल डैश की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दूं, तो वो मेरे पास कुछ इस प्रकार से ऊपर वाली टर्म आ जाती है। देन इस ऊपर वाली टर्म में मैं इस H1 S2 S3 DU1 DU2 और DU3 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एकांक आयतन अल्पांश में से मुझे फ्लक्स निकालना है। जो एकांक आयतन अल्पांश में जो मुझे फ्लक्स निकालना है वो मेरा ये वाला ही होता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूँ इस वाले टर्म से ये वाले नीचे वाले टर्म, सॉरी इस वाले टर्म से ये du1 du2 du3 कैंसल आउट। देन यहाँ से देखिए इसमें नीचे बच जाता है h1 h2 h3। अगर मैं इसको अलग अलग इसमें डिवाइड करूँ तो यहाँ पर h2 h3 है, तो यहाँ से तो बच जाएगा केवल h1। ऐसे यहाँ से h1 h3 है, यहाँ से बच जाएगा h2। ऐसे यहाँ पर है h1 h2, तो यहाँ से बच जाएगा h3। देन मेरे पास जो डाइवर्जेंस की फाइनल इक्वेशन है वो आ जाती है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/h1 डेल a1/del u1 प्लस 1/h2 डेल a2/del u2 प्लस 1/h3 डेल a3/del u3, समीकरण 8, जहां पर h1 h2 h3 है स्केल गुणांक है, a1 a2 और a3 है वो अपने घटक हैं, सदिश के घटक हैं। देन आगे अगर मैं बात करूं u1 u2 और u3 के ये अपने निर्देशांक है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।